Dear students, your Atul sir once again going to teach you two important topics of federalism for the students of class 10th. So again here you can see I have written down two important topics. First topic, key features of federalism, and your second topic is coming together and holding together federation. So these two topics are very important. That's why I request you to listen my lecture very carefully. So let's start. तो आप देख सकते हैं हम दो टॉपिक लिखे हैं, तो हम पहला टॉपिक आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला टॉपिक है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म की मूल विशेषताओं के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। मूल विशेषताएं, की फीचर्स, उसके क्या हैं, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनको अगर अपना लिया जाए तो किसी भी देश में फेडरलिज्म 100% आ जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पर समझाया गया है कि अगर ये सारी विशेषताएं किसी देश में है तो इसका मतलब वहाँ 100% फेडरलिज्म है। तो चलिए हम फेडरलिज्म के की फीचर्स को पढ़ने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो की फीचर है वह है, लिखे हैं टू और मोर लेवल्स क्या गवर्नमेंट। पहला फीचर कहता है कि देयर मस्ट बी टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी दो या दो से अधिक लेवल की सरकार होनी चाहिए। तो ये हमारे देश में है, हम लोग इसे अपने देश पर लागू करते हुए पढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया से ये सब समझ में आ जाएगा। तो पहला फीचर है टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी दो या दो से अधिक लेवल की सरकार होनी चाहिए। और खुशी की बात है कि हमारे देश में 3 लेवल की सरकार है, आप भी जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल, आपको भी मालूम है, स्टेट गवर्नमेंट्स एट स्टेट लेवल, और बहुत तरह के लोकल गवर्नमेंट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, आप भी जानते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन इंडिया फेडरलिज्म इज वेरी स्ट्रांग बिकॉज इन इंडिया देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ तो केवल 2 से ही काम चल सकता है कि फेडरलिज्म में कम से कम 2 लेवल की सरकार होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हमारे देश में तो 3 लेवल की सरकार है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म का पहला विशेषता हमारे देश में बहुत स्ट्रांग है। आइए दूसरी विशेषता को समझते हैं। दूसरी विशेषता ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र। यहाँ बताया गया है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। विभिन्न स्तर की सरकारें हैं और एक ही सिटीजन पर शासन करते हैं, यानी हम जैसे सिटीजन्स पर रूल लोकल गवर्नमेंट के लोग भी करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के लोग भी करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग भी हम ही लोग पर शासन करते हैं। तो हम लोगों पर सभी लेवल की सरकारें शासन करते हैं। उसी के बारे में यहाँ समझाया गया है कि ज्यूरिसडिक्शन में क्या है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन एंड ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। उनके अपने ज्यूरिसडिक्शन है,
यानी उनके अपने अधिकार क्षेत्र हैं इन द मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेजिस्लेशन के मामले में, टैक्सेशन के मामले में और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में हर लेवल के सरकार के पास अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी जिन चीज़ों पर अगर केंद्र सरकार टैक्स लेती है तो इसका मतलब उन चीज़ों पर राज्य सरकार टैक्स नहीं लेगी। इनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। लेजिस्लेशन का मतलब हुआ कानून बनाना, यानी जिन चीज़ों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी इसका मतलब उन चीज़ों पर राज्य सरकार कानून नहीं बनाएगी, क्योंकि लेजिस्लेशन के मामले में भी उनका जुरिस्डिक्शन अलग अलग है। तो प्रत्येक लेवल की सरकार का जो जुरिस्डिक्शन है वह अलग अलग है, इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको समझाया गया कि 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट्स होते हैं। फिर समझाया गया कि प्रत्येक लेवल की गवर्नमेंट के अपने अपने जुरिडिक्शन हैं, यानी अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। अब आते हैं थर्ड, यानी जो जुरिडिक्शन दिया गया उसी से तीसरा की फीचर सामने आता है। तीसरा की फीचर कहता है कि द जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। यानी हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने गारंटी दिया है इस जुरिस्डिक्शन के लेकर। तो कोई लेवल की सरकार आपस में लड़ाई नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, और संविधान में सभी लेवल की सरकारों का जो अधिकार क्षेत्र है उसकी चर्चा किया गया है और संविधान इसकी गारंटी लेता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ा गारंटी का काम करता है अपने आप में, जिससे कि किसी भी लेवल की सरकार में किसी तरह का विवाद नहीं हो सकता है। उसका अगला की फीचर समझाया गया है फंडामेंटल प्रोविजंस को लेकर। यहाँ समझाया गया है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड यूनिलेटरली बाय एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कोई भी एक लेवल की सरकार जो फंडामेंटल प्रावधान होते हैं संविधान के अंदर उसको एक लेवल की सरकार बदल नहीं सकती है। अगर किसी तरह के फंडामेंटल चीज़ों को, संविधान के फंडामेंटल चीज़ों को बदलना होगा तो उसके लिए दोनों लेवल की सरकार की सहमति जरूरी है। सो सच चेंजेज यानी सच फंडामेंटल चेंजेज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दोनों लेवल की सरकार की मदद से ही ऐसे फंडामेंटल चीज़ों को बदला जा सकता है। पांचवा समझाया गया है कोर्ट्स के बारे में। कोर्ट्स हैव पावर, इसके बारे में कहा गया है कोर्ट्स हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो डिफरेंट लेवल की सरकार है उसकी जो शक्तियां हैं, संविधान में हस्तक्षेप करने का जो अधिकार है वह कोर्ट के पास होता है एक फेडरल कंट्री में। तो एक फेडरल कंट्री में कोर्ट को ये पावर होना चाहिए, कोर्ट हैव पावर्स टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये यहाँ समझाया गया है। और एक और बात कही गई है कि द सुप्रीम कोर्ट कैन एक्ट एज एन एम्पायर इफ एनी डिस्प्यूट arises बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। किसी तरह का विवाद अगर होता है, ये अनेक प्रकार की जो सरकारें हैं अगर इनके बीच में किसी तरह का विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ एक अंपायर का काम कर सकती है। ये एक फेडरल कंट्री में होता है। अब फेडरल कंट्री
फेडरलिज्म के छठे विशेषता की ओर आइए। देखिए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, यानी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू किसका? फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज क्लियरली specified in our constitution to ensure फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यानी हमारे देश में ये व्यवस्था ये भी है कि सोर्सेज ऑफ जो रेवेन्यू है, जहाँ से पैसा इनको आता है, उसको सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कहते हैं, जहाँ से सरकार को पैसा आता है। तो ये अलग अलग लेवल की सरकार का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उसको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, जहाँ उनको ये क्षेत्र, ये अधिकार है कि वे उस पैसे का इस्तेमाल समाज में रहने वाले लोगों के कल्याण में कर सकते हैं, देश के विकास में इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उनको दिया गया, ऑटोनॉमी दिया गया, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनको दिया गया है, यानी पैसे को इस्तेमाल करने की शक्ति, ताकत, अधिकार उनको दिया गया है। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एक बार फिर समझिए, ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब सातवें की फीचर के पास आते हैं। सातवां की फीचर कहता है ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स। इसके दो उद्देश्य होते हैं। वन इज टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। एक देश की सुरक्षा को बढ़ाना है, बनाए रखना है। एंड अनदर एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटीज। जो क्षेत्रीय अंतर है उसको भी बनाना है, एक करना है। क्षेत्रीय अंतर को बढ़ाना नहीं है, उसको एक करना है, एकोमोडेट कर देना है। ये काम ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। तो इस प्रकार से जो एक आइडियल फेडरल सिस्टम है उसके भी ड्यूल एस्पेक्ट्स हैं, टू एस्पेक्ट्स हैं, दो पहलू हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास, यानी केंद्र सरकार को राज्य सरकार के में विश्वास करना होगा, आपसी विश्वास, या राज्य सरकार को भी केंद्र सरकार पर विश्वास करना होगा। और एग्रीमेंट होना चाहिए कि दोनों साथ साथ रह सके। एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ साथ रह सके, ये एग्रीमेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 7 की फीचर्स है फेडरलिज्म का। अगर ये की फीचर्स हमारे पास है तो हमारे देश में एक बहुत मजबूत फेडरलिज्म है। तो इंडिया इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ए फेडरल कंट्री। भारत में बहुत सुंदर फेडरलिज्म है। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक के पास, और दूसरा टॉपिक है कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी जो फेडरेशन आता है, फेडरेशन में क्या होता है आपको मालूम? फेडरेशन में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और कई स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, यानी 2 लेवल्स के गवर्नमेंट कम से कम होते हैं। तो ये फेडरेशन किसी भी देश में अगर आता है, इस तरह का 2 लेवल की सरकारें अगर किसी देश में आती है तो इसके 2 रास्ते बताए गए हैं। किसी भी देश में अगर फेडरेशन आता है तो 2 रास्तों से आता है। देयर आर 2 रूट्स थ्रू विच फेडरलिज्म कम्स। तो 2 रास्तों में पहला बताया गया है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और एक रास्ता बताया गया है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी किसी भी देश में फेडरेशन के आने के 2 रास्ते हैं। तो हम लोग दोनों रास्तों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है। ये फेडरेशन अगर कमिंग टुगेदर रास्ते से आता है तो कैसे आता है? तो इसमें क्या होता है कि सम इंडिपेंडेंट स्मॉलर स्टेट्स, कुछ स्वतंत्र छोटे छोटे राज्य होते हैं, कम टुगेदर, एक साथ आते हैं, टू फॉर्म ए बिगर कंट्री, एक बड़ा देश बनाने के लिए, टू मेंटेन
और टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान की रक्षा करने के लिए, और टू मेंटेन सिक्योरिटी, सुरक्षा बनाए रखने के लिए। तो इस तरह से अगर कहीं बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट्स आकर एक कंट्री बनाते हैं और वहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स आए तो जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट बना, एक कंट्री बना, वहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना, तो वहाँ फेडरेशन आया क्योंकि वहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना और कई स्टेट गवर्नमेंट्स भी बने। तो इस तरह से आया कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अमेरिका के 13 कॉलोनीज जो कभी ब्रिटेन के गुलाम था, जब अमेरिका के ये 13 कॉलोनीज 1 बाय 1 इंडिपेंडेंट हुए, तो ये सारे इंडिपेंडेंट जो कॉलोनीज थे अमेरिका के, ये सब यूनाइट होकर एक बड़ा सा कंट्री बनाई, यूएसए। तो इस तरह से यूएसए में एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी आया और कई स्टेट गवर्नमेंट्स भी बने। तो वहाँ 2 लेवल की सरकारें चलने लगी यूएसए में। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये किस तरह का फेडरेशन आया यूएसए में? ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ऐसा नहीं होता है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है इंडिया। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक कंट्री डिसाइड करता है। कंट्री जब वो आज़ाद हो जाता है, इंडिया जब आज़ाद हो गया तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, हम अपने देश में फेडरेशन लाएंगे। तो एक कंट्री डिसाइड करता है कि हम अपना पावर डिवाइड करेंगे नेशनल गवर्नमेंट और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स में। तो वहाँ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ये व्यवस्था आती है कि एक कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। वहाँ बांटे जाते हैं, केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों में पावर को बांट दिया जाता है। तो इन दोनों में अंतर आ जाता है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में केंद्र सरकार राज्य सरकारों का निर्माण करती है। अंतर है, यहाँ पर केंद्र सरकार पहले आई। भारत जब आज़ाद हुआ तो सबसे पहले केंद्र सरकार आई और केंद्र सरकार जो आई उसने कई राज्य सरकार बनाए, कई स्टेट्स बनाए। तो स्टेट्स वर क्रिएटेड इन इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्यों का निर्माण हमारे देश में किसके द्वारा किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा। तो हमारे देश में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इस प्रकार से आया। 2 लेवल की सरकार बनी है, लेकिन समझिएगा यहाँ इंडिया में जो होल्डिंग टुगेदर है वहाँ केंद्र ने राज्यों का निर्माण किया, लेकिन जहाँ कमिंग टुगेदर है वहाँ इंडिपेंडेंट स्टेट्स आते हैं और ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। तो दोनों के फेडरेशन में अंतर है। यहाँ फेडरेशन कौन बनाता है? स्टेट्स तैयार करते हैं और यहाँ फेडरेशन को सेंटर तैयार करता है। अंतर है दोनों में। अब इस तरह के फेडरेशन को बनाने में क्या होता है कि जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स आएंगे, कमिंग टुगेदर में समझिएगा, जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स आएंगे तो स्वाभाविक है ये स्टेट्स जो भी आएंगे वह इक्वल पावरफुल होंगे, और जब सेंटर को बनाएंगे तो सेंटर भी उतना ही पावरफुल होगा जितना स्टेट्स होंगे। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में ये बदल जाएगा। होल्डिंग टुगेदर में क्या होगा, क्योंकि सेंटर ने स्टेट्स को बनाया तो सेंटर कभी नहीं चाहेगा कि स्टेट्स उससे ज़्यादा पावरफुल हो। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आप इंडिया में देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर लेस पावरफुल हैं देन सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि वो स्टेट्स बनाते हैं, और ये सभी स्टेट्स भी इक्वल पावरफुल नहीं होते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सभी स्टेट्स इक्वल पावरफुल नहीं होते हैं, सभी स्टेट्स को अलग अलग पावर दिया जाता है क्योंकि स्टेट्स का जो क्रिएशन है उसका कहीं ना कहीं हिस्ट्री अलग अलग होता है, अलग अलग कंडीशन होते हैं जिसके कारण स्टेट्स बनते हैं।
तो इसलिए सभी स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं दिया जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरेशन में सभी स्टेट्स को इक्वल पावर मिल जाता है, क्योंकि सब यूनाइट होकर फेडरेशन तैयार करते हैं। तो ये अंतर है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। उदाहरण के लिए और भी कंट्री आप ले सकते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन के और भी उदाहरण हैं। न केवल यूएसए है बल्कि स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये भी ऐसे देश हैं जहां कमिंग टुगेदर फेडरेशन आया है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के भी और एग्जाम्पल हैं। न केवल इंडिया है बल्कि बेल्जियम भी है, स्पेन भी है। ये ऐसे देश हैं जहां होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो क्या अंतर है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का? सबसे बड़ा अंतर क्या है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में सभी लेवल की सरकार इक्वल पावरफुल होती है, चाहे नेशनल लेवल की गवर्नमेंट हो या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट्स। क्लियर हुआ? उम्मीद है आपको अब फेडरेशन समझ में आ गया होगा। तो हम आपको सारे की फीचर्स और फेडरेशन समझाने का भरपूर प्रयास किए हैं। ये चैप्टर काफ़ी कठिन है। सो स्टूडेंट्स, आप काफ़ी ध्यान देंगे मेरे लेक्चर को। एक बार में ना समझ में आए, बार बार वीडियो को देखेंगे जिससे आपको ये लेक्चर समझ में आ जाए। और जो भी स्टूडेंट्स 10th क्लास के हैं जो अभी तक नहीं जान पाए हैं कि अतुल सर वीडियो के माध्यम से YouTube बनाकर पढ़ा रहे हैं, उन्हें प्लीज़ आप YouTube के माध्यम से बताइए, उनको किसी तरह शेयर कीजिए, YouTube का वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि वो बच्चे भी मेरी पढ़ाई से लाभ उठा सकें और वो अपने परीक्षा की तैयारी कर सकें। सो स्टूडेंट्स, हम वादा करते हैं आपका पढ़ाई कभी पीछे नहीं रहेगा। हम भरपूर मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे जिससे हम आप लोगों का तैयारी करा सकें। आप लोग बोर्ड में हैं, भविष्य आपका उज्जवल हो और मेरे तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। हर तरह की मदद करने का हम आपको भरोसा देते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप घर पर खूब मेहनत करके पढ़ाई करें। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं आप लोगों को क्लास में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, वीडियो के माध्यम से जितना बन सकेगा बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगा। इसलिए लॉकडाउन से घबराना नहीं है, भगवान से प्रे करना है, प्रार्थना करना है और हम लोग ज़रूर इस समस्या से बाहर निकलेंगे। हमारी पढ़ाई पीछे नहीं रहेगी और सब कुछ भगवान जी पर छोड़ देना है और मन लगाकर आप घर पर पढ़ाई कीजिए और हम भी यहाँ से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।